जया और रिंकू पति पत्नी थे और वो हाल ही में नए नए शहर में शिफ्ट हुए थे। इसके पहले रिंकू और जया दोनों ही दूसरे शहर में काम करते थे और अब उन दोनों का एक साथ प्रमोशन हो गया था। रिंकू ने नए शहर में बड़ी मुश्किल से एक घर किराए पर ले लिया था। घर 2 मंजिल का था और मकान मालिक दूसरी मंजिल पर रहता था। क्या जी, आपको भी यही घर मिला था किराए पर लेने के लिए? अरे ये घर कितने सुनसान इलाके में है, मार्केट से भी कितना दूर है, और ऊपर से ये मकान मालिक भी कितना अजीब है, केवल फोन पर ही बात करता है, सामने नहीं आता है। क्या जया, तुम्हें इस सब से क्या लेना देना है? हम लोग दिन भर तो काम से बाहर ही रहेंगे और रात को घर आकर थक के सो जाएंगे, तो फिर तुम्हें मकान मालिक से इतना क्या लेना देना? और हमारे पास तो कार भी है ना, तो मार्केट चाहे जितनी दूर हो, हम तो आराम से आ जा सकते हैं ना। क्या आप भी? आपको तो मेरी हर बात ही गलत लगती है। वो इसलिए क्योंकि तुम हर चीज में कमियां ही निकालती रहती हो। अब चलो, ये सब छोड़ो और खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। रिंकू ने जया की बात को नजरअंदाज कर दिया और दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात काफी हो गई थी और हर तरफ सन्नाटा था। अचानक से कुछ शोर होता है जिससे जया की नींद खुल जाती है। अरे, ये शोर कैसा था? जया तुरंत अपने कमरे से निकलकर बाहर जाकर देखती है। उसे दिखता है कि कोई आदमी तेजी से सीढ़ियों से ऊपर भागता हुआ गया है। वो आदमी इतनी तेजी से भाग रहा था कि जया उसका चेहरा नहीं देख पाती है। ये क्या? लगता है कि ये ऊपर रहने वाला मकान मालिक था, लेकिन ये अपने ही घर में ऐसे चोरों की तरह क्यों भाग रहा है? खैर, मुझे क्या, मुझे तो वैसे भी ये अजीब ही लगता है। फिर जया वापस अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जया की छुट्टी थी और रिंकू ऑफिस चला जाता है। जया आराम से टीवी देख रही थी, तभी जया को ध्यान आता है कि उसे कपड़े सुखाने हैं। अरे, यहाँ तो कोई बालकनी ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? इतने सारे गीले कपड़े इकट्ठे हो गए, इन्हें कैसे सुखाऊं? अरे हाँ, एक काम करती हूँ, छत पर जाकर सारे कपड़े फैला देती हूँ। जया सारे कपड़े लेकर छत पर जाने लगती है। जैसे ही वो सीढ़ियों पर कदम रखती है, ऊपर से एक भारी आवाज आती है। रुक जाओ, ऊपर मत आना। मैंने तुम लोगों को घर देने से पहले ही साफ साफ समझाया था ना कि तुम्हें ऊपर आना मना है। अरे, दरअसल मुझे ये कपड़े छत पर फैलाने थे, इसीलिए मैं ऊपर आ रही थी। क्या तुमने ठीक से सुना नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें जो भी काम करना है नीचे रहकर ही करो, ऊपर आना सख्त मना है। जया वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसे मकान मालिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद रिंकू घर आ गया। उसके घर आते ही जया ने उससे मकान मालिक की बुराई करनी शुरू कर दी। कैसा अजीब सा आदमी है ये? अरे, मैं क्या कपड़े अपने सर पर सुखाऊं? ना तो यहाँ पर बालकनी और ना ही छत पर जा सकते हैं। अरे जया, देखो, इतनी छोटी छोटी बातों का पहाड़ मत बनाओ। मैं कल ही एक नई वॉशिंग मशीन ले आऊंगा, तुम उसके ड्रायर में आराम से कपड़े सुखा लेना। रिंकू की बात सुनकर जया को और गुस्सा आ जाता है। वाह, क्या बात है, तुम तो उस खड़ूस का ही साथ दे रहे हो। ठीक है, मुझे भी तुमसे अब कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। क्या है जया, तुम तो बस बात बात पर अब लड़ती ही रहती हो और कमियां ही निकालती रहती हो। अब भला तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? नया घर ढूंढो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा। जया जैसे ही घर बदलने की बात करती है, कोई जोर जोर से उनके घर का दरवाजा पीटने लगता है। हे भगवान, ये कौन है? कौन इतनी रात के दरवाजा पीट रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। शांत हो जाओ जया, डरो मत, मैं देखता हूँ कौन है। रिंकू धीमे से दरवाजा खोलने के लिए बढ़ ही रहा होता है कि बाहर से एक डरावनी आवाज उन्हें सुनाई देती है। आवाज एक आदमी की थी। कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तुम लोगों को अब यहीं इसी घर में रहना पड़ेगा। तुम दोनों बाहर नहीं जा सकते। और अगर तुम लोग बाहर निकले तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इस डरावनी आवाज के बाद पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। ये कौन था? कितनी डरावनी आवाज थी। और ये क्या कह रहा था कि हम बाहर नहीं निकल सकते, वरना ये हमें मार देगा। अरे, ये वही मकान मालिक था, पर दिन में तो इसकी आवाज ऐसी नहीं थी। अब पता नहीं क्या हो गया। और इसे कैसे पता कि हम घर बदलने की बात कर रहे थे? कहीं कहीं वो हम पर नजर तो नहीं रख रहा? मैं तो कहती थी कि ये जगह और मकान मालिक ठीक नहीं। अब क्या करें? हाँ हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब चुप हो जाओ मेरी माँ। यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। अगर यहीं खड़े रहे तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा जया। वो भूत आएगा और हमें मार डालेगा, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम यहीं रुको, मैं
फिर रिंकू दरवाजा खोलकर सीढ़ियां चढ़ता है और ऊपर चला जाता है। ऊपर हर तरफ अंधेरा था और रिंकू देखता है कि ऊपर मकान मालिक का जो कमरा था उसका दरवाजा बंद था। रिंकू दरवाजा खटखटाने लगता है कि तभी पीछे से जया भी उसके पास आ जाती है। अरे मुझे नीचे अकेले डर लग रहा था तो मैं क्या करती। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि ये भूत दरवाजा नहीं खोल रहे क्या? तभी कमरे के अंदर से फिर से वही आवाज आती है। कौन है? हम आपके किराएदार हैं और आप ही अभी हमारे कमरे के बाहर आकर दरवाजा पीट रहे थे ना। आपको कैसे पता कि हम क्या बात कर रहे थे? आप पहले ये दरवाजा खोलिए और हमसे बात करिए, वरना हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। इतने में दरवाजा खुल जाता है और जया और रिंकू देखते हैं कि अंदर से एक बेहद डरावना भूत बाहर निकल कर आता है। भूत! हमारा मकान मालिक एक भूत है। जया पीछे हट जाओ, तुम भागो, मैं इसे रोकता हूँ। नहीं, अब कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब तुम दोनों सिर्फ इस घर में ही कैद रहोगे। तुम मेरे किराएदार हो। और तुम लोग जो भी बात करोगे मैं सुन सकता हूँ, चाहे मैं किसी भी कोने में क्यों ना हूँ। जया और रिंकू ये सुनकर डर जाते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरा अंदर से बंद करने के बाद जया रिंकू से कुछ बोलने ही जा रही होती है कि रिंकू उसे इशारा करके रोक देता है। जया, वो भूत हमारी सारी बातें सुन सकता है, इसलिए हमें बहुत ही धीरे बोलना चाहिए। रिंकू जया के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, सुनो, मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। क्या पता बाहर निकलकर मुझे कोई रास्ता मिल जाए। इस भूत से छुटकारा पाने का तुम यहीं रुको। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। रिंकू चुपचाप खिड़की के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, पर वो खिड़की खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रिंकू मन में सोचता है, अब क्या करूं? लगता है कि ये खिड़की बाहर से बंद है, इसे कैसे खोलूं मैं? तभी पीछे से जया आती है और खिड़की खोलने की कोशिश करने लगती है और जया से खिड़की खुल जाती है। रिंकू जल्दी से बाहर कूद जाता है और जया फिर से खिड़की बंद कर लेती है। अब मैं किससे पता करूं कि इस घर के भूत से छुटकारा कैसे पाना है? और ये है कौन? यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। रिंकू आसपास कोई घर या दुकान ढूंढने लगता है कि तभी थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पेट्रोल पंप नजर आता है। अरे, यहाँ जरूर कोई होगा, यहाँ जाकर पूछता हूँ। रिंकू देखता है कि पेट्रोल पंप पर एक आदमी सो रहा था। अरे भाई साहब, उठिए उठिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। आदमी नींद से जागकर कहता है, अरे क्या हुआ भाई साहब, आपके पास तो मुझे कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। क्या बात है, आप पेट्रोल किसमें डलाएंगे? अरे, मुझे आपसे पेट्रोल नहीं चाहिए, मुझे आपसे उस पास वाले घर के बारे में जानना है। मेरी पत्नी वहाँ कैद है। क्या? वो भूतिया मकान मालिक वाला घर? अरे तुम लोगों को भी क्या वही घर मिला था रहने के लिए? अब कुछ नहीं हो सकता। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई तो उपाय होगा ना? उपाय तो सिर्फ एक ही है कि भूत तुम्हें मारे, इससे पहले तुम भूत को मार दो। अब जाओ, जल्दी जाओ, इसके पहले कि उस भूत को पता चल जाए कि तुम घर में नहीं हो। तभी रिंकू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पेट्रोल पंप से एक छोटी सी बोतल में थोड़ा सा पेट्रोल लेता है और भागता हुआ वापस घर जाता है। जया खिड़की खोल देती है और रिंकू अंदर आ जाता है, लेकिन तभी भूत भी वहां आ जाता है। इसके बाद भूत जया की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी रिंकू भूत के ऊपर पेट्रोल डाल देता है और माचिस जलाकर उस पर फेंक देता है। भूत आग से बच नहीं पाता है और राख हो जाता है। ये तुमने कैसे किया रिंकू? अरे, ये आइडिया तो मुझे पेट्रोल पंप पे जाने की वजह से आया। आज तो हम दोनों बाल बाल बच गए जया। चलो रिंकू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जल्दी चलो यहाँ से। और ऐसा क्यों भला? अरे, अब तो ये भूतिया मकान मालिक भी मर गया ना। अरे, अब तो हम इस घर के किराएदार नहीं बल्कि मालिक है, मालिक। रिंकू की बात सुनकर जया भी खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। उन्हें दोबारा कभी भी उस घर में डर नहीं लगता है। एक शहर में कालू नाम का एक आदमी अपनी बीवी माला के साथ रहता था।
राजू एक चाट पकौड़े की दुकान पर काम करता था, पर एक दिन उस दुकान के मालिक की मौत हो गई और फिर वो दुकान भी बंद हो गई। कालू बड़ा ही दुखी हुआ कि अचानक ये उसके साथ क्या हो गया। वो घर आकर अपनी पत्नी माला को सारी बात बताने लगा। अजी, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ और काम ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन कालू काम ढूंढने निकल पड़ता है। वो काफी दुकानों पर जाकर काम मांगता है, पर उसे कोई काम नहीं देता। वो बेचारा निराश होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला क्या? कहाँ मिला, अब तो बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक काम क्यों नहीं करते, गोलगप्पे क्यों नहीं बेचना शुरू कर देते? आपको तो बनाने भी आते हैं और उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ माला, ये तो तुमने सही कहा। एक बार ये काम करना भी शुरू करके देख लेता हूँ, क्या पता चल जाए। बस फिर क्या, अगले ही दिन कालू और माला सुबह सुबह गोलगप्पे बनाना शुरू कर देते हैं। गोलगप्पे बना बना कर वो एक टोकरे में भरते जाते हैं। उसके बाद माला इमली का पानी बनाती है। लो जी, सब कुछ तैयार हो गया, अब आप इनको लेकर बेचने चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कालू सारा सामान ठेले पर लगाकर गोलगप्पे बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में आवाज लगा लगा कर गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर वहाँ कुछ बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। हमें भी गोलगप्पे खिला दो अंकल। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी खिलाता हूँ। कालू सभी बच्चों को गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पे खाकर तो सभी बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह अंकल, आप तो बड़े ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हो। ऐसे गोलगप्पे तो हमने आज तक नहीं खाए। अरे बेटा, ये सुनकर तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई। चलो, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा काम कैसा चलेगा। कालू पूरा दिन गोलगप्पे बेचता है और शाम तक उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। वो बड़ा ही खुश होता है और खुशी खुशी अपनी सारी कमाई लेकर घर आ जाता है। अरे ओ माला, जल्दी आओ। हाँ जी, अभी आई। क्यों शोर मचा रहे हो? ये देखो, मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए और इतनी अच्छी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हम कितने दिन से परेशान हो रहे थे, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। हाँ माला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। अगले दिन फिर कालू और माला खूब सारे गोलगप्पे बनाते हैं और कालू सारा सामान रेडी में रखकर बेचने निकल पड़ता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। काफी गोलगप्पे बेचने के बाद वो आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक मोटा भूत रहता था। अरे वाह, गोलगप्पे। मेरा तो ये देखकर मुंह में पानी ही आ गया। जब मैं जिंदा था तो कितने गोलगप्पे खाया करता था। ये आदमी तो अभी सो रहा है, तो क्यों ना मैं जब तक चुपके से इसके गोलगप्पे खा जाऊं। वो मोटा भूत नीचे उतरता है और कालू के सोने का फायदा उठाता है। वो एक एक करके कालू के गोलगप्पे खाने शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो काफी सारे गोलगप्पे खा लेता है। उसे गोलगप्पे इतने स्वाद लगते हैं कि बस वो खाता ही जाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया इतने स्वाद गोलगप्पे खाकर। अब मेरा पेट भर गया है, तो वापस ऊपर चढ़ जाता हूँ और कल फिर से इसके गोलगप्पे खाऊंगा। वो भूत वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब कालू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके टोकरे के सारे गोलगप्पे गायब हैं। वो बड़ा हैरान होता है कि आखिर सारे गोलगप्पे गए तो कहाँ गए। समझ ही नहीं आ रहा कि ये सारे गोलगप्पे कहाँ चले गए। अभी तो पूरा टोकरा भरा हुआ था। कालू बड़ा ही परेशान होकर घर वापस चला जाता है, पर माला को कुछ नहीं बताता ताकि वो परेशान न हो जाए। अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो जल्दी ही सारे गोलगप्पे बिक गए थे ना, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे ही रोज कमाई होती रहे तो कितना अच्छा हो। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा चलो, आप मुंह हाथ धो लो, मैं फिर खाना लगाती हूँ। अगले दिन कालू फिर से गोलगप्पे लेकर बेचने निकल पड़ता है।
दोपहर तक गोलगप्पे बेचने के बाद वो फिर से धूप के कारण उसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने बैठ जाता है और फिर से उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वो मोटा भूत पेड़ से उतरकर फिर से कालू के ढेर सारे गोलगप्पे खा जाता है। कालू की जब आंख खुलती है तो वो फिर से परेशान हो जाता है। काफी दिनों तक यही चलता रहता है। कालू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके गोलगप्पे कहाँ और कैसे गायब हो रहे हैं। आखिर इस बार वो घर जाकर सारी बात माला को बता देता है। आपने इतने दिन से मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और आप काम के टाइम पर सोते ही क्यों हो? अरे दोपहर के वक्त इतना काम नहीं होता तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब क्या करूँ, मेरी आंख लग जाती है। तो ऐसे सोते रहे तो उस चोर का कभी पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, कल मैं छुपकर देखूंगी कि आखिर कौन है जो हमारे गोलगप्पे खाए जा रहा है। आप बस रोज की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो जाना, ठीक है? हाँ, ये तो अच्छा तरीका है उसे पकड़ने का। बस फिर क्या, अगले दिन कालू और माला अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं उस चोर को पकड़ने की जो उनके गोलगप्पे खा रहा था। कालू रोज की तरह अपना गोलगप्पे की रेडी उस पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगता है और माला दूर खड़ी उस चोर के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मोटा भूत कालू को सोते देखता है वो बड़ा ही खुश हो जाता है। आ गया गोलगप्पे वाला। मैं कब से इसके इंतजार में बैठा था। अब मैं पेट भर कर गोलगप्पे खाऊंगा। मोटा भूत पेड़ से नीचे उतरता है और एक एक करके गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। माला की तो भूत को देखकर हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये तो भूत है जो रोज हमारे गोलगप्पे खा जाता है। अब हम क्या करेंगे? ये भूत तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। माला भूत को देखकर हड़बड़ा जाती है, पर भूत तो गोलगप्पों के मजे ले रहा होता है। सारे गोलगप्पे खाने के बाद भूत अपने मोटे पेट पर हाथ फेरता है। मजा ही आ गया, पर लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही गोलगप्पे खा लिए। कोई नहीं, खा लिए तो खा लिए, मैं कौन सा बीमार पड़ सकता हूँ? चलो अब आराम से ऊपर जाकर सोता हूँ, वरना कहीं ये आदमी उठ ना जाए। भूत ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके कुछ देर बाद जब कालू उठता है तो टोकरे से फिर गोलगप्पे गायब होते हैं। इस बार भी गोलगप्पे गायब हो गए। पर कोई बात नहीं, माला ने आज उस चोर को देख तो लिया ही होगा। अभी मैं माला से पूछता हूँ कि वो चोर कौन है, फिर हम दोनों उस चोर को सबक सिखाएंगे। कालू घर पहुँचता है और माला उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तो माला की हालत देखकर वो भी परेशान हो जाता है। क्या हुआ माला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशानी वाली बात तो है ही, आज मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, तो तुम उस चोर की बात कर रही हो। जरा बताओ मुझे, कौन है वो चोर, फिर देखो मैं उसकी कैसे खबर लेता हूँ। आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो चोर एक भूत है, भूत, एक मोटा भयानक भूत जो उस पीपल के पेड़ पर रहता है और आपके सोने के बाद आपके टोकरे से पेट भरकर गोलगप्पे खा जाता है। ये तुम क्या बोले जा रही हो माला? तुम होश में तो हो ना? अरे हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उस मोटे गंदे भूत को देखा है। अब हम क्या करेंगे? वो भूत तो मेरा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेगा, और अगर उस भूत का हमने कुछ नहीं किया तो हमारा रोज नुकसान होता रहेगा। मेरे पास एक तरकीब है। कल मैं गोलगप्पे के पानी में इतनी मिर्च भर दूंगी कि वो भूत गोलगप्पे खाना ही भूल जाएगा। अरे वाह, तुमने क्या दिमाग पाया है। अगले दिन माला गोलगप्पे के पानी में खूब सारी मिर्च भर देती है और फिर उसके बाद कालू अपना ठेला लेकर निकल पड़ता है। वो पेड़ के नीचे सोने का नाटक करने लगता है और मोटा भूत नीचे उतरकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो भूत पहला गोलगप्पा अपने मुंह में डालता है, उसका मुंह आग की तरह जलने लग जाता है। अरे मर गया रे, मैं मर गया। अरे मैं क्या करूं, मेरा मुंह जल गया। माला दूर से उस भूत की ऐसी हालत को देखकर बड़ी खुश होती है। कालू भी चुपके चुपके आंखें खोलकर देखता है तो उस भूत की हालत पर हंसने लगता है और उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो कभी दोबारा कालू के गोलगप्पों को हाथ भी नहीं लगाता।